बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी शहर में एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत नेक और रहमदिल था। वो ना खुद किसी पर जुल्म करता और ना ही जुल्म होने देता। उसने सजाएं भी बहुत हल्की करवा दी थी। लेकिन फिर भी उसकी सल्तनत में अमनो अमान था। लोग ईमानदार थे, खुशहाली थी, इसलिए जुराइम भी कम थे। लोग इतने खुदा तरस बादशाह की जानो माल को दुआ देते थे। बादशाह की रहमदिली का ये हाल था कि इंसान तो इंसान, वो जानवरों पर भी जुल्म ना होने देता। एक दफा की बात है, बहार का सुहाना मौसम था। बादशाह अपने वजीरों और मुसाहिबों के साथ सैर को निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। बादशाह का हैमा नस्ब किया गया। मुख्तलिफ तरह के खेल तमाशे और तफरीहात होने लगी। जंगल में मंगल रचा हुआ था। अनबाऊ एक सांप के पकवान बन रहे थे। खाने का वक्त हुआ, दस्तरख्वान बिछाया गया तो बादशाह ने देखा कि सामने एक बड़े से पत्थर पर एक बड़ा सा बंदर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने बंदरों वाली कोई हरकत नहीं की, ना वो खाने की कोई चीज लेकर भागा और ना ही उसने किसी को तंग किया। बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि थोड़ा खाना और फल इस बंदर के सामने डाल दो। नौकरों ने कुछ फल और रोटी बंदर के पास पत्थर पर रख दी। बंदर पत्थर से नीचे उतरा और एक ठीकरी लेकर कोयले से उस पर कुछ लिखने लगा। फिर उसने वो ठीकरी बादशाह को दे दी। बादशाह खुद भी ये तमाशा देख रहा था। ठीकरी पर ये लिखा था, मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा। जैसे दस्तरख्वान बादशाह सलामत के लिए लगा है, वैसे ही मेरे लिए लगाया जाए। और जैसे बर्तनों में बादशाह सलामत को खाना पेश किया जा रहा है, ऐसे ही बर्तनों में वही खाना मुझे पेश किया जाए, तभी मैं खाना खाऊंगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि एक बंदर ना सिर्फ लिख पढ़ सकता है, बल्कि उसके इतने ऊंचे दिमाग भी हैं। बादशाह को भी दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बंदर के लिए भी हमारे जैसा ही दस्तरख्वान लगाओ और वही खाना पेश करो जो हमें पेश किया है। बादशाह के हुक्म की तामील हुई। जब दस्तरख्वान लग गया तो बंदर पत्थर से उतरकर नीचे आया। नौकरों ने उसके हाथ धुलवाए। बड़ी तमीज से उसने दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाया। खाने के बाद फिर हाथ धोए और वापस पत्थर पर जाकर बैठ गया। बादशाह बड़ी हैरत और दिलचस्पी से ये सब कुछ देखता रहा। थोड़ी देर में आसमान पर काले बादल उमट आए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सामान समेटा। बादशाह ने कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के पास भी रख दो, कहीं ये भीग न जाए, किसी का पालतू बंदर लगता है। नौकर टाट लेकर उसके पास पहुंचे तो उसने झट ठीकरी पर कुछ लिखकर उन्हें दिया। नौकर बादशाह के पास ले गया। अब की बार लिखा था, जैसा हैमा बादशाह के लिए लगाया है, ऐसा ही मेरे लिए लगाओ, वैसा ही साजो सामान तैयार करो, तब मैं आऊंगा। बादशाह अब बाकायदा दिलचस्पी ले रहा था। बादशाह के हुक्म से फौरन शाही हैमे के जैसे एक और हैमा खड़ा किया गया और पलंग बिस्तर लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। बंदर बड़ी नजाकत से उठकर हैमे में आया और बिस्तर पर लेट गया। गर्ज बादशाह जितने दिन सैरो तफरी की गर्ज से वहां ठहरा रहा, बंदर हर बात में बादशाह की बराबरी की फरमाइश करता रहा। जिस दिन बादशाह वापस महल में जाने के लिए रवाना होने वाला था तो उसने नौकरों से कहा, इस बंदर से पूछ के आओ कि ये हमारे साथ चलेगा। बंदर ने फिर ठीकरी पर लिखा, जैसा हाथी बादशाह की सवारी में है, वैसा ही हाथी तैयार कराओ तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छी तफरी है, इस बंदर को साथ रखना चाहिए। ऐसा माकूल और पढ़ा लिखा बंदर कहीं नहीं मिलेगा। उसने हुक्म दिया, एक हमारी सवारी जैसा हाथी फौरन तैयार करो और इस बंदर को भी हमारे साथ महल में ले चलो। बंदर इस शान से शहर में दाखिल हुआ कि उसका हाथी बादशाह के हाथी के साथ साथ चल रहा था। शहर के लोग बड़ी हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। महल में पहुंचकर बादशाह ने कहा, महल हास के बाहर जो नौकरों के मकान हैं,
उनमें से एक मकान में बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज कलम दे दिया गया तो उसने कागज पर लिखा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जैसा महल बादशाह का है वैसा ही मेरे लिए तैयार करवाया जाए, वैसी ही सारी आसाइशें हों तो मैं रहूंगा, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। बादशाह का एक महल और भी था जहां वो गर्मी के मौसम में रहा करता था। उस महल को बादशाह ने बंदर के रहने के लिए तैयार करवा दिया और बंदर उसमें रहने लगा। नौकरों को बहुत बुरा लगता कि उन्हें एक बंदर की खिदमतें शाही एहतमाम के साथ करनी पड़ रही हैं, मगर बादशाह का हुक्म था। और तो और बादशाह की मलका को भी बंदर से बड़ी चिढ़ हो गई थी। वो मुसलसल बादशाह से कहती रहती कि इस बंदर को दोबारा जंगल में छुड़वा दें, ये कोई बदरू लगती है। लेकिन बादशाह उस पर राजी नहीं था। उधर बंदर ने दरबार में भी आकर बैठना शुरू कर दिया। वो सारे मुकदमे बड़े ध्यान से सुनता। अगर बादशाह कोई गलत फैसला देने वाला होता तो जट उसके हाथ से कागज लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिखकर उनके सामने रख देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि बंदर की वजह से वो बहुत सी गलतियों से बच गया है। बेगुनाह सजा से महफूज रहे और गुनाहगारों को सजा मिली। और भी कई ऐसे फैसले करने में बंदर ने मदद की जो बादशाह और उसकी सल्तनत के लिए फायदेमंद थे। धीरे धीरे बादशाह अपने सब फैसले और अहकामात सादिर करने से पहले बंदर को दिखाने लगा। दरबारी भी उस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन मलका की दुश्मनी बंदर से कम नहीं हुई। वो लगातार बादशाह से कहती रहती, इस बंदर को कहीं उठवा कर फेंकवा दें, जंगल में छोड़ आएं। देखना एक दिन ये आपकी सारी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारी मदद कर सके, ये आपको हटाकर खुद राज गद्दी पर बैठ जाएगा। बादशाह बेगम को समझाता, बेगम अब ये मुमकिन नहीं। आप देख रही हैं कि ये कोई मामूली बंदर नहीं है कि मैं इसे जंगल में छोड़ दूं। अब तक वो हमारे लिए फायदा मंद ही साबित हुआ है। हमारी सल्तनत में उसकी वजह से बेहतरी आई है। फिर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन बेगम को चैन नहीं आया। उन्होंने बंदर को मरवाने की साजिश की। बंदर के लिए जो खाना भिजवाया जा रहा था उसमें जहर मिलवा दिया गया, लेकिन उस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया और बादशाह को एक पर्चा पर लिख कर दिया, मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके खानदान को बड़ी महंगी पड़ेगी। बादशाह को जब इस साजिश और जहर के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। नौकरों को बुलवाया और डांटा और बेगम को समझाया कि आइंदा कोई ऐसी हिमाकत मत करना। बेगम दिल ही दिल में जल बुनकर रह गई। बादशाह की एक ही खूबसूरत बेटी थी, बहुत खूबसूरत नाजुक अंदाम। बादशाह अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा चाहता था और उसे बहुत अजीज रखता था। बंदर के चर्चे उसने भी सुने थे और उसे देखने का शौक पैदा हो गया था। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा था। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदर ने जब शहजादी को देखा तो रुक गया और उसे घूरने लगा। शहजादी बंदर से डरकर महल में भाग गई। उस दिन से ये होने लगा कि शहजादी जब भी बन संवर कर आईना देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। बंदर न जाने कैसे उसके कमरे में घुस आता। शहजादी को डर के मारे बुखार चढ़ गया। कई दिन बंदर नहीं आया। जब शहजादी ठीक हो गई तो फिर से बंदर ने आना शुरू कर दिया। वो पर्चे पर लिखकर शहजादी को देता, मुझसे शादी करोगी? यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि ये तहजीब याफ्ता बंदर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसका डरना भी कुदरती था। धीरे धीरे शहजादी का डर खत्म हो गया। उसे उस बंदर से हमदर्दी हो गई। वो सोचती, बेचारा इतना मुहज्जब, समझदार और पढ़ा लिखा है। मेरे वालिद को उसने कई खतरों से बचाया है। हम पर उसके बड़े एहसान हैं। अब अगर अल्लाह ने उसे बंदर की सूरत दी है तो इसमें उसका क्या कसूर। वो थोड़ी देर उसके कमरे में रुकता, उसे देखता और फिर चला जाता।
होते होते ये बात मलका के कानों तक जा पहुंची। उसने तो सारा महल सर पर उठा लिया, बंदर को खूब बुरा भला कहा, गालियां कोसने दिए और बादशाह के सामने जाकर रोना धोना किया और कहने लगी, अब तो हद हो गई है। अब आपका वो चहेता बंदर आपकी लाडली के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, या तो उसे निकालिए या फिर मैं जहर खा लूंगी। मैं तो तंग आ गई हूँ इस बंदर से। बादशाह ने शहजादी को बुलाकर पूछा, क्या बंदर तुम्हें तंग करता है? शहजादी ने सच सच सारी बात बता दी और कहा, अब्बा जान, पहले तो वाकई मुझे उससे बहुत डर लगा था, लेकिन अब नहीं लगता। मुझे उससे हमदर्दी होती है। पता नहीं कौन है और उस पर क्या मुसीबत पड़ी है। बादशाह को तो इत्मीनान हुआ कि शहजादी की जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें ये बात पसंद न आई कि बंदर इस तरह शहजादी के कमरे में आ जाए। उन्होंने बंदर से बात करने का फैसला कर लिया। अगले दिन बादशाह बंदर के महल में पहुंचा। बंदर बाग में चहलकदमी कर रहा था। बादशाह ने उससे कहा कि देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हें अपने बराबर का दर्जा दिया है, जो शायद कोई दूसरा बादशाह अपनी सल्तनत में बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये मुझे गवारा नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम इस हरकत से बाज आ जाओ। बंदर जट महल से कागज और कलम लाया और लिखने लगा। फिर वो लिखकर बादशाह को दिया। लिखा था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसे हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बादशाह हक्का बक्का रह गया। अपनी फूल सी शहजादी की शादी और इस बंदर से, ये तो कभी नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कह दिया, ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। बंदर ने बादशाह की कमर से तलवार निकालकर तान ली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर आपकी जिंदगी में ये मुमकिन नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको मारकर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं। आपने मुझ पर एहसान किया और मुझे इस महल में रखा, इसलिए मैं आपके खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। बादशाह को अपनी मौत सामने नजर आई तो वो बोला, मैं सोच कर जवाब दूंगा। बंदर ने लिखा, जो कुछ भी है, लेकिन वो जवाब हाँ में होना चाहिए। बादशाह बेचारा महल में वापस आ गया। बड़ा सख्त परेशान था। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी। क्या करता क्या ना करता। सारी रात टहलते गुजारी। बेगम को कुछ नहीं बताया। जानता था कि वो महल सर पर उठा लेगी, कहेगी कि तुम उसे लाए ही क्यों थे। सुबह हुई तो वो फैसला कर चुका था कि वो कभी भी अपनी बेटी की शादी उस बंदर से नहीं करेगा। अपनी बेटी को बंदर से ब्याहने की बजाय वो अपनी जान दे देगा। कुछ नसीहतें और वसीयतें करने के लिए वो शहजादी के पास गया और उसे समझाने लगा कि कल को अगर उसे कुछ हो जाए तो उसे क्या करना है, अपनी माँ को कैसे संभालना है और सल्तनत के कामों को कैसे देखना है, कौन कौन वफादार लोग उसकी मदद कर सकते हैं। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपका साया मेरे सर पर हमेशा बनाए रखे। इंशाल्लाह आप 100 बरस जिएंगे और हुकूमत करेंगे। बादशाह ने शहजादी को समझाया और बोला, बेटी, वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है या तो तुम्हारी शादी उससे कर दूं या वो मुझे जान से मार डालेगा। मेरी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं कि मैं उस बंदर से तुम्हें ब्याह डालूं। तुम्हारी माँ उसे मारने की कई तरकीबें कर चुकी है, लेकिन वो आज भी जिंदा सलामत है। वो बहुत चालाक है। मैं आज उसको साफ जवाब दे दूंगा, फिर शायद वो इसके फौरन बाद मुझे मार डाले। तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में छुप जाना और उस वक्त तक ना निकलना जब तक वो बंदर मायूस होकर चला न जाए। शहजादी कहने लगी, अब्बा जान, आपकी जान इतनी फालतू नहीं है। आप मेरे बाप ही नहीं हैं सिर्फ, बल्कि इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। अपनी रियाया का आप पर कुछ फर्ज है। रियाया को कौन देखेगा। आप जाकर बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। तकदीर की होनी को कोई टाल नहीं सकता।
अगर मेरी किस्मत में वो बंदर ही है तो वो आपकी जान देने के बाद भी होगा। बादशाह मान गया, हालांकि उसका दिल रो रहा था, लेकिन मजबूर था बेचारा। जाकर बंदर को अपनी रजामंदी सुनाए। बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारियां कीजिए। मलिका के कान में जब ये बात पहुंची तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। बहुत रोई धोई जान देने की धमकियां दी, बाल नोचे, कपड़े फाड़े, लेकिन होनी होकर रही। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलका को एक कमरे में बंद कर दिया। शादी हो गई। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। तब अम्मा जान को खोला गया। बहुत ववेला किया, रोई पीटी, मगर अब क्या होना था। अगले दिन जब शहजादी महल में आई तो बहुत खुश थी। सब बहुत हैरान हुए। अम्मा ने उसे गले लगाकर रोने का इरादा किया, लेकिन बेटी ने कहा, अम्मा, अब इन सब से कुछ फायदा हासिल नहीं। जो मेरी किस्मत में हो गया वो हो गया, मैं खुश हूँ। अम्मा की तो हैरत की इंतहा न रही। वो बोली, तू उस बंदर के साथ खुश है? शहजादी बोली, हाँ मैं खुश हूँ, अब ये रोना धोना बंद कर दो। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात को वापस अपने महल में चली जाती। खुशी और इत्मीनान उसके अंग अंग से फूट पड़ता था। बेटी को खुश देखकर बादशाह भी मुतमईन हो गया, लेकिन अम्मा जान को ये बात किसी तरह भी हजम नहीं हो रही थी कि उनकी बेटी बंदर के साथ कैसे खुश है। एक दिन उसने छानबीन करने की ठान ली। रात को उन्होंने नौकरानी की चादर ओढ़ी और बंदर के महल की तरफ निकल गईं। आमतौर पर बंदर रात को अपने महल का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था और तमाम नौकरों को छुट्टी दे देता था, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन न जाने कैसे दरवाजा खुला रह गया। अम्मा जान चुपके से अंदर घुस गईं। शहजादी की ख्वाबगाह का दरवाजा बंद था। अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं, किसी मर्द की आवाज भी थी। अम्मा जान ने मारे तजस्सुस के ताले के एक सुराख से अंदर झांक देखा। अंदर मसहरी पर शहजादी के पास एक बहुत ही खूबसूरत शहजादों की आन बान वाला नौजवान बैठा था। दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अम्मा जान ने दिल में सोचा, अच्छा ये बात है, तभी तो मैं कहूँ कि मेरी बेटी इतनी खुश कैसे रहती है। अम्मा जाने को पलटी तो एक तरफ बंदर की खाल दिखाई दी। अम्मा ने सोचा कि जब इतना खूबसूरत नौजवान है तो ये मोटी खाल क्यों पहने रखता है और बंदर क्यों बना रहता है। अगर मैं इसको जला दूं तो फिर ये दोबारा कभी बंदर नहीं बन सकेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठा लाई और महल में आकर उसे आग लगा दी। इधर खाल में आग लगी और उधर शहजादा जलने लगा। जला रे, मरा रे, बचाओ रे, ये कहकर शहजादा उठकर भागा और गायब हो गया। हैरान परेशान शहजादी जब महल में पहुंची तो देखा खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई। देखा कि उसकी अम्मा जान की कारिस्तानी है। हाय अम्मा जान, आपने ये क्या किया? मेरा सुहाग उजाड़ दिया। क्या दुश्मनी थी आपको मुझसे? अम्मा जान बोली, ऐ है, मुझे क्या पता। मैंने तो सोचा कि ना ये मोटी खाल रहेगी और ना तुम्हारा दुल्हा इसे पहनेगा। शहजादी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। वो बोली, माँ, मैंने आपसे कितना कहा कि मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दो, लेकिन आपको भी चैन नहीं था। अब ठंडक पड़ गई आपके दिल में। अम्मा जान चोर सी बन गई, खुद अपने हाथ से बेटी को बर्बाद कर दिया। बादशाह को पता चला तो उसने दूर दूर तक घोड़े दुराए, बहुत से मुखबिरों को भेजा, लेकिन कहीं से बंदर शहजादे की कोई खबर न आई। शहजादी की तो हालत देखी नहीं जाती थी, सूख कर कांटा हो गई थी। ना खाती थी, ना ही पीती थी, ना हंसती थी, ना बोलती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन शहजादी जोगन के कपड़े पहनकर शहजादे की तलाश में निकल पड़ी। जंगल जंगल, सहरा सहरा भटकती फिरी। पाँव में छाले पड़ गए, सब रंग रूप मांद पड़ गया। एक दिन रात को जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उस पेड़ पर एक चकोर और एक चकोरी बैठे थे। चकोर दरअसल एक खुशनुमा परिंदा होता है, जिसकी चोंच और पंजे सुर्ख रंग के, ऊपर का हिस्सा स्याह
उस पर सफेद चतियां और गले में कुदरती तोक। पेट का रंग सफेदी माइल होता है। बहुत ही खूबसूरत परिंदा होता है। वो नर और मादा दोनों उस पेड़ पर बैठे हुए थे। चकोरी ने चकोर से पूछा, क्या बात है चकोरे, तुम इतने उदास क्यों हो? चकोरे ने जवाब दिया, क्या बताऊं चकोरी, यहाँ से पूरब की तरफ एक शहर है। मैं वहाँ के शहजादे के लिए परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आबले पड़े हुए हैं। ना सो सकता है बेचारा, ना जागता है। सारे तबीब और हकीम हार गए हैं। किसी चीज से कोई फायदा नहीं होता। चकोरी ने पूछा, शहजादे की ये हालत कैसे हुई? चकोरे ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। उसकी जान तो बच गई, लेकिन सारा जिस्म बुरी तरह जल गया है। चकोरी ने पूछा, चकोरे, क्या हमारे शहजादे के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोरे ने कहा, एक ही इलाज है। अगर कोई हमारी बीटें इकट्ठी कर ले और उन्हें संदल के साथ घिस कर 40 दिन सुबह शाम लगाए तो शहजादे के जख्म भर जाएंगे। शहजादी फौरन समझ गई कि ये उसी के शहजादे की बात है। चकोरी और चकोरा तो सुबह होते ही उड़ गए और शहजादी ने पेड़ के नीचे पड़ी उनकी सारी बीटें इकट्ठी कर लीं। एक तबीब का बेस बदला और पूरब की तरफ चल पड़ी। कुछ ही मील दूर एक शानदार शहर नजर आया। शहर बड़ा खूबसूरत था, लेकिन वहाँ की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। लोग खामोश और गमज़दा अपने अपने काम अंजाम दे रहे थे। शहजादी ने जिससे भी इसकी वजह पूछी, यही जवाब मिला कि उनका शहजादा जाँ बलब है, यानी बस मौत के करीब है। इसीलिए शहर पर मातम छाया हुआ है। शहजादी ने बाजार से संदल, दवाएं पीसने वाली खल और बाकी जरूरत का सामान खरीदा और फिर शाही महल में जा पहुंची। पहरेदारों से कहने लगी, बादशाह से कहो कि हिमालय के पहाड़ों से एक साधु तबीब आए हैं, वो शहजादे का इलाज कर सकते हैं। पहरेदार दौड़ता हुआ गया और बादशाह को खबर सुनाई। बादशाह इस हद तक परेशान हो चुका था कि जो भी शहजादे के इलाज का दावा करता वो उसे बुला लेता। उन्होंने उस तबीब को भी बुला लिया। तबीब की कम उम्री देखकर बादशाह को शक हुआ कि ये नौजवान तबीब क्या इलाज करेगा। बड़े बड़े नामी ग्रामी तबीब यहाँ हार चुके हैं। फिर भी उसने पूछा, भाई तुम क्या कर लोगे? दुनिया भर के तबीब हकीम हार चुके हैं, अब तो दुआओं का ही सहारा है। शहजादी जो तबीब के बेस में थी बोली, हजूर, अगर 40 रोज के अंदर शहजादा साहब ठीक ना हो जाएं, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बादशाह फौरन राजी हो गया। शहजादी ने कहा, शहजादे के कमरे के पास मुझे कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात उनका इलाज कर सकूं। बादशाह के हुक्म से फौरन उसे कमरा दे दिया गया। जब वो शहजादे के पास पहुंची तो शहजादे की हालत देखकर उसका दिल रोने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से जब्त किया। फौरन अपने कमरे में जाकर संदल के साथ चकोरा चकोरी की बीटें पीसी। फिर बहुत एहतियात से शहजादे के जिस्म के जख्म साफ किए। शहजादा दर्द से तड़प रहा था। फिर अल्लाह का नाम लेकर वो लेप उसके सारे जिस्म पर लगा दी। शहजादे के जख्मों में ठंडक सी पड़ गई। न जाने कितने दिनों के बाद उसकी आंख लग गई। बादशाह के पास जब ये खबर पहुंची तो वो सजदा शुक्र बजा लाए। उन्होंने हुक्म दिया कि तबीब का हर तरह से ख्याल रखा जाए और उसके हर हुक्म की तामील की जाए। शहजादी ने भी तीमारदारी में अपने दिन रात एक कर दिए। अपने हाथ से पकाकर हल्की और ताकतवर ग़िज़ाएं उसे खिलाईं। उसके जख्मों को साफ करती, सुबह शाम दवा का लेप करती। हफ्ता भर में शहजादे को इतना फाका हो गया कि वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर ध्यान देने के काबिल हो गया। पगड़ी और दाढ़ी में ये तबीब उसे कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आया कि कहाँ देखा था इसे। तबीब उसके सामने बात भी बहुत कम करता था। महीना भर में शहजादे के जख्म पूरी तरह बढ़ गए, लेकिन अभी खाल कच्ची थी। वैसे भी चकोरा चकोरी ने 40 दिन के इलाज की बात की थी, तो शहजादी उसी तरह उसके जख्मों पर मरहम लगाती रही। शहजादा उसकी हिदमत का दिल से मोतरिफ था
اور بادشاہ نے تو اسے بہت بڑی انعام دینے کی تیاریاں کر رکھی تھیں۔ لیکن ہوا یہ، 40ویں دن شام کی دوا شہزادے کے جسم پر لگا کر شہزادی کسی سے کہے سنے بغیر محل سے نکل گئی اور سیدھی اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہاں، اس نے شہزادے سے اس کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ چلی جائے گی۔ ادھر محل میں شہزادے کے جشن صحت یاب کی تیاریاں زور و شور پر ہو رہی تھیں، لیکن طبیب کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھا کہ کیسا بے نفس آدمی تھا کہ ایک پیسہ اجرت کا لیے بغیر خاموشی سے چلا گیا، نہ کسی انعام کا تقاضا کیا اور نہ کچھ۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو ان کے بیٹے کو صحت اور نئی زندگی دینے آیا تھا۔ مکمل صحت یاب ہونے کے بعد شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ یہ مصیبت آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی ساس تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن وہ اپنے والد سے اجازت لے کر شکار کے بہانے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا آیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ فوج کا شکاری دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے پورے احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ مہمان نے کھڑے ہو کر ان کو تعظیم دی۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ کہاں کے شہزادے ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادے نے ادب سے کہا، آپ بھلے مجھے نہ پہچانے، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنے برابر کا درجہ دیا تھا اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت نوجوان کو دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ کہاں وہ بندر اور کہاں یہ خوبصورت نوجوان؟ اس نے حیرت اور خوشی سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا کہ میں اپنی کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا، اب کیا میں اپنی دلہن سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا کہ وہ اب بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے، اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے، تم شوق سے وہاں جا سکتے ہو۔ بادشاہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں آیا۔ دیکھا کہ شہزادی غم کی تصویر بنے بیٹھی ہے، زلفیں پریشان ہیں، پھول سا چہرہ مرجھا گیا ہے، رو رو کر آنکھوں میں سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں۔ شہزادی کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اسے یقین ہی نہ آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے کھینچ لائی، تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میرا سارا جسم بڑے بڑے آبلوں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ شہزادی نے پوچھا، پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے جواب دیا، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ایک طبیب کے بیس میں آیا، 40 دن میرے زخموں پر مرہم لگائی اور میری ایسی خدمت کی کہ کوئی کسی کی نہیں کرتا۔ شہزادی نے پوچھا، تب تو آپ لوگوں نے اسے بہت انعام و اکرام دیا ہوگا؟ شہزادہ بولا، نہیں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سوائے میری ایک انگوٹھی کے اس نے کچھ بھی نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا، ہاں، مگر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ شہزادی کہنے لگی، وہ طبیب میں ہی تو تھی۔ پھر اس نے ساری داستان اسے کہہ سنائی اور وہ کپڑے دکھائے جو وہ طبیب کے بیس میں پہنتی تھی۔ شہزادے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولا، میں خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی دلہن ملی۔ ماں نے جان لینی چاہی تھی اور بیٹی نے جان بخش دی۔ شہزادی نے کہا، جان لینا اور دینا یہ دونوں اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، انسان تو وسیلہ ہوتا ہے۔ میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی، آپ کو انسان کے روپ میں دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر بندر کی کھال جلا دیں تو آپ ہمیشہ کے لیے انسان بنے رہیں گے۔ میری ماں نے تو میرا اچھا ہی چاہا تھا، غلطی آپ کی بھی ہے۔ آپ کو کم سے کم مجھے تو یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بندر کے بیس میں رہنے کے پیچھے راز کیا ہے، تو میں اس کھال کی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا، اصل میں مجھے اس بات کا موقع ہی نہیں مل پایا،
हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। सोचा था इत्मीनान से तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये मुसीबत आ गई। दरअसल बड़ी लंबी दास्तान है। शहजादी ने कहा, अब बता दीजिए। शहजादे ने कहना शुरू किया, ये तो तुम जान ही गई हो कि मेरे वालिद भी बादशाह हैं और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। शहजादगी का ज़माना सैर तफरीहात और शिकार में गुजरता था। तकरीबन साल भर पहले की बात है। मैं अपने मुसाहिबों के साथ शिकार के लिए निकला। जंगल में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत हिरन नजर आया। मैंने ताक कर तीर चलाया, लेकिन वो नजरों से ओझल हो गया। मैंने उसका पीछा किया। मैं अपने साथियों से भी बिछड़ गया और बहुत दूर निकल आया। मैंने देखा कि एक चश्मे के किनारे एक बुजुर्ग सूरत आदमी बैठे हैं और उनके पास एक 10-12 साल का लड़का लेटा है, जिसकी टांग में से खून बह रहा है। पास ही जमीन पर मेरा तीर पड़ा हुआ था। वो लड़के के जख्म को धोते जा रहे थे और साथ साथ उस शख्स को बद्दुआएं देते जा रहे थे जिसने ये तीर मारा था। मेरी शक्ल देखकर गुस्से से बोले, आदमी हो या बंदर, तमीज तहजीब छू कर नहीं गया तुम्हें। उनके कहने की देर थी कि मैं बंदर में बदल गया। उन्होंने कहा, जा और जंगल जंगल भटकता फिर, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। मैं उनकी बद्दुआ और अपनी हालत से इतना परेशान हुआ कि वहीं उनके पांव पकड़ लिए और रो रो कर माफी मांगने लगा। मेरी हालत देखकर उस लड़के को मेरे ऊपर तरस आ गया। उसने बुजुर्ग से कहा, दादा जान, जब इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। ये भी शर्मिंदा है, इसे माफ कर दीजिए और दोबारा इंसान बना दीजिए। लड़के ने जब ज्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग बोले, देख, इससे सीख शराफत। तूने इसको जख्मी किया है और ये तेरी सिफारिश कर रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ वापिस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसे कम कर सकता हूँ। साल भर तू बंदर ही बना रहेगा। जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी पर राजी हो जाएगी, तब तू अपनी असली सूरत में वापस आ जाएगा। अगर साल गुजरने से पहले तेरी शादी हो गई तो तू सिर्फ अपनी हमदर्द बीवी के सामने इंसान की शक्ल में आ सकेगा। नाचार मैं वहां से वापस आ गया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं था, अपने घर लौट नहीं सकता था। मैं 6 माह तक जंगलों में भटकता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे वालिद वहां सैर करने के लिए आए। उन्होंने मुझ पर एहसान किया, मुझे अपने साथ ले आए, मेरी हर फरमाइश पूरी की। तुम्हें मुझसे हमदर्दी पैदा हुई और अपने बाप की जान बचाने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। बाकी का हाल तुम्हें मालूम है। जब तुम्हारी माँ ने मेरी खाल में आग लगाई थी, उस बद्दुआ की मुद्दत पूरी होने में कुछ ही दिन बचे थे। अभी शहजादा कहानी सुना ही रहा था कि बादशाह और उनकी बेगम भी वहां आ गए। बेगम यानी मलका ने शहजादे से अपनी गलती की माफी मांगी और बादशाह ने कहा, शहजादे, हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम ही हमारे बेटे हो, ये ममलिकत संभालो। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने मुल्क जाना है। वहां मेरे वालिदैन मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपका हाथ बटाने मैं आता रहूंगा। बादशाह ने धूमधाम से बेटी को रुखसत किया। दोनों खानदान खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।